हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसके पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक अपने सीरीज़ में पढ़ रहे हैं जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, जो भी केमिकल सब्सटेंस कार्बन कंटेन करते हैं उन्हें हम कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितने भी केमिकल substances that contains कार्बन वो हमारे क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। दैट कंटेन्स कार्बन वो हमारे क्या हो गए, कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड वाले जो भी कार्बन बॉन्ड यानी कि कोई भी जैसे दो क्या बोला जाए एलिमेंट है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, तो दोनों मिलके कोई फॉर्म बनाएगा, उसको हम लोग क्या है, बॉन्ड्स बोलते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम उनको सैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे, जैसे कि सैचुरेटेड कार्बन, जैसे कि जस्ट एग्जांपल सी और सी, जो कार्बन कार्बन मिल के सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो इसको हम लोग सैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं कोई भी कार्बन कार्बन एटम्स, तो हम लोग उनको अनसैचुरेटेड कार्बन्स बोलेंगे। ठीक है, बोलने का मतलब है जस्ट एक एग्जांपल ऐसे ही समझने के लिए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अगर इस तरीके से कोई भी कार्बन कार्बन कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो हम उन्हें अनसैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे। कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो हम लोग उनको सैचुरेटेड कार्बन्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जो है नेक्स्ट हेडिंग हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है इसको समझते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है कि कोई भी नोबल गैस है तो ठीक है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें अचीव करना होता है। जैसे कि कार्बन के हमारे एटम्स या एटॉमिक नंबर आप बोल लो तो 6 होता है। तो कार्बन जब क्या है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज़ करता है तो बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग C4+ आयन बोलते हैं, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर कार्बन एटम्स क्या होता है, गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नियरेस्ट अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोबल गैस जैसे Ne से, तो C4- आयन विल बी फॉर्म्ड। तो लेकिन फिर उसमें भी अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो जो C4+ आयन है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को रखे, हैंस इट सेटिस्फाई। तो इसको जो सेटिस्फाई करता है वो होता है टेट्रावैलेंसी। और कार्बन अपने सारे के सारे 4 बॉन्ड जो है वो शेयर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, और क्या करता है क्या बोला जाए आपको, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। वैसे ही तो वही हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट है हमारा आयोनिक बॉन्ड, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे शेयर करके बॉन्ड बना रहा है वो अपना कोवैलेंट बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ये जो है इंक्लूड करता है ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको ट्रांसफ़र करता है प्राइमरीली बिटवीन मेटल एंड प्राइमरीली बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि अभी हम इस टॉपिक को भी पिछले में करके आए हैं कि मेटल्स और वो क्या हैं आपके नॉन मेटल्स। और इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे की तरफ खींचते हैं बिटवीन उनके जो भी अपोजिट चार्ज आयन होते हैं जो कि एक दूसरे को होल्ड करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स होने कैसे चाहिए, जैसे आयोनिक कंपाउंड्स होना ऐसे चाहिए कि पहला आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए, जो कि किससे बना होगा, मेड ऑफ आयन से। सेकेंड, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका जो भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। थर्ड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड,
यानी कि जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो व्हेन मेल्टेड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मेल्टेड। और मोस्टली सॉल्यूबल होना चाहिए, किसमें? सॉल्यूबल इन वाटर एंड इसी को ही हम लोग पोलर सॉल्वेंट्स बोलेंगे, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसी पे ही, तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, ये तब बनता है फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ electrons are shared between टू एटम्स। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो वही हमारे क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इट प्राइमरीली फॉर्म्ड किसके किसके बीच बनता है? नॉन मेटालिक एटम्स और बिटवीन नॉन मेटालिक एटम्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमारा क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक जिसको हमें समझते चलना है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? इसको और क्या क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। ऑल्सो कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। साथ ही इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि बता रहा हूँ, इसको लिखने का तरीका होता है जैसे कि कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर हुआ तो कार्बन 6 हो गया, तो ये बीच में जो भी एलिमेंट होगा वो उसका साइन लिखाएगा। जैसे कार्बन का सिंबल हमारा सी होता है, तो अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 जिनके साथ ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इस तरीके से लिखते हैं। यही हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट जैसे मैं आपको बताऊं, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका क्या बोला जाए आपका, एक मिनट पेन खोज रहा हूँ मैं। हाँ, जैसे इसका साइन होता है BE, तो उसको सेंटर में हम लोग लिखेंगे। अगर बोलेगा आपको कि डॉट स्ट्रक्चर लिखान बताना है तो बीच में हमारा बीच में सिंबल होता है और ये अपने दो बॉन्ड्स इस तरीके से शेयर करेगा। और बता देता हूँ वैसे ही एक दो, बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन और एक आपको बता दूंगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? नाइट्रोजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर 7 और इसका साइन हो गया N, तो ये शेयर करेगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो बीच में रहेगा O, 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना क्या है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। जो कि दे आर बेसिकली अ डायग्राम्स। तो ये क्या है? बेसिकली डायग्राम जिसके एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं सेंटर में और डॉट्स अराउंडेड रिप्रेजेंट जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हम पढ़ेंगे कैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग, जैसे हम कहीं कहीं पे पढ़ते हैं किसमें, इन H2N2 एंड O2। तो इसमें कैसे कैसे कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो क्या होगा कि ईच हाइड्रोजन एटम, हर हाइड्रोजन एटम के पास क्या होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में। तो जैसे कि हाइड्रोजन की बात करूँ, मैं तीनों को ही बता दूंगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसके पास एक है, तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरे कलर से ये प्लस एक और हाइड्रोजन, इसके पास भी एक ही क्या है आपका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। ये जो डॉट दिखा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको हम लोग जैसे इस तरीके से देखें H, तो ये दोनों जाके मिल जाएंगे एक साथ इस तरीके से और बॉन्ड बना लेंगे। तो इसी को ही हम लोग बोलेंगे H। यही हमारा H2 यानी H क्या बोला जाए बॉन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो और कुछ बताना है इसमें। इट रिक्वायर्स वन मोर रिक्वायर्ड टू नियरेस्ट ग्लोबल, हाँ हीलियम, ठीक है। देयर फॉर बोथ एटम्स शेयर वन, तो एक दूसरे से करते हैं और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
N2 के बारे में बताना है मेरे को, जो यहाँ हमने लिखा है, यहाँ पे H2 था। तो नाइट्रोजन के पास ये क्या होगा ना, इनके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 2 5 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 5 7 इस तरीके से, 8 इस तरीके से होते हैं। तो 2 और 5, तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस ये वाले इसमें जो शेयर करने वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एक दूसरे से शेयर होंगे, तो कैसे होगा कि 2 तो बाहर रहेंगे, ये एक नाइट्रोजन, 2 तो बाहर रहेंगे, 1 2 3, वैसे 1 2 3 और 2 यहाँ बाहर रहेंगे। तो ये जब एक दूसरे से इस तरीके से मिलेंगे तो ये बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो इट मीन्स ये हो जाएगा N, तो ये हमारा होता है N2। अब यहीं पे ही हम लोग O2 को भी शेयर कर लेते हैं, जो कि है मेरा ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसके जो वैलेंस शेल होंगे वो होगा 2,6, ठीक है। तो जैसे कि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से कि 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, और ये जब मिलेंगे तो ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यही हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर बाहर में 1 2 3 वो जो भी उसके हाइड्रोजन उड़ रहेंगे वो उनसे अटैच रहेगा। अभी ये समझने के लिए, तो O2 N2 और H2 के जो भी हैं, तो N हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, H सिंगल बॉन्ड बनाता है और O2 हमारा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो तीनों के अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं। अब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड और उनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहला सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले अगर कार्बन कार्बन होंगे तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन देम, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन ईच पार्टिसिपेटिंग एटम। तो वो क्या है, एक हम लोग सिंगल लाइन से दिखाएंगे। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो कि एक दूसरे के बीच में शेयर होंगे, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग एटम, इट इज़ डिप्रेसेटेड बाय डबल लाइन्स। तो ये भी आपको पता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है कि 2 एटम्स व्हेन 6 इलेक्ट्रॉन आर शेयर, तो इसमें क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और एक दूसरे से पार्टिसिपेट करेंगे, और इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से दिखाएंगे। जैसे कि सेकंड, थर्ड, एक एक एग्जांपल बताता हूँ। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो पीछे बताया था वो भी है। अब मैं एक तो क्या है, कार्बन के एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आगे बताएंगे। जैसे कार्बन कार्बन, ये एच एच इसमें लगे रहते हैं, इसको बताऊँगा क्या होगा। तो ये हो गया आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो 1 2 1 2, तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड। जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 2 3, तो 1 2 3 1 1, तो ये अपना ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरीके का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग, वो इसी में कही है, उसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ से समझेंगे। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या क्या होना चाहिए कि इनके जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे रहें। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जो डिटरमाइन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे आपको ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड का होता है, देन डबल बॉन्ड का एनर्जी होता है, देन स्ट्रेंथ में सिंगल बॉन्ड का होता है। यानी कि जो जितना जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। तो दिस इज सिग्निफाई दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 3 बॉन्ड्स, मतलब तीसरे, इससे पता चलता है कि 3 बॉन्ड को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड वाले कोई चीज़ है तो उसको ब्रेक करने में हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड क्या है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कुछ नहीं है कि कोई भी क्या होता है, डिस्टेंस, जो भी कोई भी 2 एटम के न्यूक्लियाई से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द 2 एटम्स, यानी न्यूक्लियस एटम्स इन अ बॉन्ड, मतलब कोई भी बॉन्ड में न्यूक्लियस से वो कितना दूर है, तो वही हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है
वो होता है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो है उसका डिस्टेंस क्या होता है, तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो सबसे कम जो होता है डिस्टेंस वो किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड का, और ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा होता है किसका, सिंगल बॉन्ड का। तो ये बताता है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ न्यूक्लियाई और टू एटम्स एटलीस्ट दे आर ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम है किससे, डिस्टेंस न्यूक्लियाई से। अब हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखना है। कोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है, अब उसके कुछ हम लोग क्या है एग्जांपल्स देखते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड पोलैरिटी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने N2O2 H2 देखा था, तो अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ देखेंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विथ, सॉरी एंड नहीं, विथ हाइड्रोजन एंड पोलैरिटी। तो जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन टोटल 1 2 3 4 कितना होता है, 7 होता है आई थिंक, हाँ 1 2 3 4, फिर 5 और 6 7 इस तरीके से होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन अपना क्या होता है, सिंगल होता है हाइड्रोजन में, है ना। तो क्या होगा कि जैसे कि कितना है ये 7, तो ये हुआ नाइट्रोजन, एक सर्कल लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये इसको मैंने इस तरफ से सर्कल किया, एक यहाँ हाइड्रोजन लिया, इसको मैंने इस तरफ से सर्कल किया, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिया। तो ये हमारा इस तरीके का बॉन्ड बनाता है कि N H H और H, ठीक है। तो ये अपना हाइड्रोजन होगा। तो क्या बोलते हैं, इन अमोनिया यानी NH3 का है ये, NH3, इसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स, जो भी 3 हाइड्रोजन एटम है वो क्या करते हैं, शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन, जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो अपना जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो नाइट्रोजन के एटम्स के साथ शेयर करते हैं। तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स हमारे बनाते हैं। तो वही चीज़ हाइड्रोजन क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स आके नाइट्रोजन के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो इसमें अमोनिया के बारे में कैसे कुछ लिखना है, तो अमोनिया हैज़ 1 लोन पेयर, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, ऑल 3 नाइट्रोजन NH कोवैलेंट बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, मतलब पोलर है उनके नेचर, ठीक है। N एटम हैज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन N यानी नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज मोर टुवर्ड्स एन एटम, ठीक है। और क्या है कि स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है किसमें, एन एटम में, और एच एटम में स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही H2O इट मीन्स वाटर, तो वाटर में क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे H है, तो ये ऐसे इस तरीके से इसके साथ, और H इस तरीके से इसके साथ, और ऑक्सीजन अपना इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा इस तरीके से कि 1 2 3, और यहाँ पे H, और H जो ऑक्सीजन के साथ करेगा। तो वाटर के पास क्या है, वाटर के बारे में अगर मैं लिखूँ तो वाटर हैज़ 2 लोन पेयर, इसके पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, वैसे ही O एटम इज मोर इलेक्ट्रिक, तो O एटम इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, जिसकी वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं,
ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन एटम में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। तो इनका कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होगा, जैसे कि ये C है कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ मैं बना देता हूँ एक हाइड्रोजन, यहाँ मैं बना देता हूँ एक हाइड्रोजन, यहाँ मैं एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। तो कार्बन के 6 1 2 ये 2 होगा वैलेंस और 1 2, तो ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से बना। हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक और इस हाइड्रोजन का एक। तो जो अंदर के शेल्स होंगे वो तो अंदर ही रहेंगे और जो बाहर के हैं उनके साथ क्या है, हाइड्रोजन जाके मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये लोग क्या हैं, शेयर होंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला इस वाले के साथ शेयर में होगा, ये वाला इस वाले के साथ शेयर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे हाइड्रोजन के, और ये वाला इसके साथ शेयर होगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से कि ये C है, ये अंदर का हो गया, ये बाहर का हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ से आके इस तरीके से शेयर करेगा, ये इस तरफ से इस तरीके से, ये इस तरफ से इस तरीके से शेयर करेगा, और ये इस तरफ से इस तरीके से। तो इनके जो बॉन्ड्स हैं, तो ये हाइड्रोजन ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, और अंदर में जो 2 हैं वो ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस तरीके से शेयर करेंगे। तो हमारा जो बॉन्ड है ना वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, CH दैट इज़ हम लोग इसको CH4 भी बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से शेयर करेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है कैटिनेशन। अभी इस चीज़ में और आएंगे, पहले जो मेन टर्म है उनको पढ़ते जाते हैं। कैटिनेशन, तो कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच एन एटम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो उनकी जो भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कोई एलिमेंट की, जो एटम फॉर्म करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं अदर एटम से या सेम एलिमेंट से, फ्रॉम स्ट्रेट और ब्रांच चेन, स्ट्रेट या ब्रांच चेन से, या रिंग्स बनाते हैं डिफरेंट साइज़ के, तो वही क्या है, इट्स शोन बाय कार्बन, सल्फर और सिलिकॉन। मतलब चेन या रिंग डिफरेंट साइज़ के बनाते हैं। जैसे कि सेल्फ लिंकिंग कोई भी एलिमेंट या एटम है, ठीक है, फॉर्म कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है अपने सेम एलिमेंट के साथ स्ट्रेट या ब्रांच रिंग से, तो वही हमारा कैटिनेशन होता है। तो इसको हम लोग कार्बन, सल्फर और सिलिकॉन से शो कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं सिलिकॉन की एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, सिलिकॉन जैसे कि S8। तो सिलिकॉन हमारा बनता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसको जैसे लिंक करें 1 2 3 4 5 6 7 3 2 5 8, हाँ ठीक है। ये इससे, ये इससे, इससे, ये इससे, ये इससे, इससे, तो ये क्या होता है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन का जो चीज़ लिखना है, तो कार्बन तो वही चीज़ है, कार्बन अपना क्या है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कार्बन की ये क्या है, एक क्या बोला जाए, वर्सेटाइल नेचर है, ठीक है, जो कि चेन बनाता है, ब्रांचिंग चेन और रिंग बनाता है। मतलब ये क्या करता है, ब्रांच भी बनाता है, चेन भी बनाता है और एक रिंग भी बनाता है। ये क्या है, नेचर ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसके बारे में मैं बता रहा था। उसके अलावा कार्बन का जो भी एटॉमिक नंबर आपको पता है, हाँ एक चीज़ और है, हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा कार्बन क्या है, ये हमारे क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ठीक, उसके बाद
कार्बन को हम लोग क्या है ब्रांच रिंग, और इसको हम लोग टेट्रावैलेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग वो पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स किसके लिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए, जो कि ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए, उनको आप लिख लीजिए। पहला, ये क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होने चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड होना चाहिए। तीसरा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ऑल फेस, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन ऑल फेस, और मोस्टली soluble in sixth, mostly soluble in non-polar liquids, non-polar liquids, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कि है हमारा एलोट्रोप ऑफ कार्बन क्या होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दैट इज, तो जैसे कि द फेनोमेनन एग्जिस्टेंस ऑफ सेम मेटल, कोई भी सेम एलिमेंट जिसके क्या है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म यानी कि वो अलग अलग शेप का हो सकता है, मतलब अलग अलग पाउडर, फिजिकल फॉर्म में पाउडर में हो सकता है, कोई एकदम सॉलिड हो सकता है, इस तरीके का, लेकिन उसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसी को ही हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो द फेनोमेनन ऑफ द existence of the same element in different physical forms with similar केमिकल, यानी उसका फिजिकल फॉर्म अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलवेज सेम रहेंगी, उसी को ही हम लोग एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो वैसे ही कुछ एलिमेंट हैं जैसे इस फेनोमेनन को फॉलो करते हैं, फॉलो दिस फेनोमेनन दैट इज कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे चीज़ें इनको फॉलो करती हैं, ETC, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कार्बन में ही देखूं मैं, ठीक है, कार्बन में ही, तो अगर इसके मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखूंगा, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के मैं जैसे एग्जांपल देखता हूँ तो ये कार्बन ही एक तरीके का, तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। वैसे ही और इसके फाइंड हैं जो कि एमॉर्फस टाइप के मिलते हैं, जिनको हम लोग अपने रोड्स या कोई फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, एमॉर्फस, हाँ, तो ये होते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं, ये होता है आपका जैसे कोल, हम लोग फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, कोल का ही फॉर्म है, चारकोल भी कोल का ही एक है, लैंप ब्लैक या गैस कार्बन। तो ये सब क्या है, इनके फॉर्म अलग अलग है लेकिन इनकी सारी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सेम है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी देखो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, एमॉर्फस में देखो कोल, कोक, चारकोल, लैंप ब्लैक और एयर गैस कार्बन। तो ये क्या है आपके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन के कुछ उसके रिलेटेड एग्जाम्पल हो गए आपके पास एलोट्रोप्स के। तो अब कुछ फैक्ट्स या कुछ जानकारी हम लोग डायमंड से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि है क्या बोलता है, इसकी ज्योमेट्री जो होती है किसकी, डायमंड की, वो होती है
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो मैं ऐसे लिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, आपको इसके आगे पीछे सेंटेंस ऐड करके लिखना है। यहाँ पे मैं आपको याद और रिवीजन कराने के लिए इस तरीके से लिखा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके सारे कार्बन जो कार्बन होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं अपने नेबरिंग यानी अपने बगल वाले कार्बन एटम से, किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो ये एक यूनिट बनाते हैं क्रिस्टल का, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और एक इसको हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। दिस क्रिस्टल यूनिट्स क्या बोलते हैं, डिफरेंट प्लेन्स में लाई करता है, और लेकिन देखो अलग अलग प्लेन्स होते हैं उनमें लाई करता है, और एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या बनाता है, एक 3 डायमेंशनल क्यूबिक पैटर्न बनाता है। तो इसको भी लिख देता हूँ, 3 डायमेंशनल 3D क्यूबिकल पैटर्न बनाता है। और जो भी इनके बॉन्ड्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, अलग अलग आपके जो डायमेंशन या अलग अलग प्लेन्स में लाई करते हैं। तो इसके और फैक्ट्स, जैसे इसकी होती है हाई डेंसिटी। अब हाई डेंसिटी होती है तो कितनी होती है ये याद कर लो, तो 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड, वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बोल तो दिए हैं तो कितना होता है वो भी देख लेते हैं। तो वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दैट इज़ 2.5। थर्ड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई डायमंड से रिलेटेड। जिस तरीके से अब हमने डायमंड पढ़ा उसी तरीके से मैं आपको ग्रेफाइट की थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। तो ग्रेफाइट क्या होता है कि ईच कार्बन एंड इसमें क्या होते हैं, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड कोवेलेंटली टू 3 अदर कार्बन एटम्स। मतलब जो भी एक कार्बन एटम होता है वो 3 अदर कार्बन एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। एंड हैविंग ईच कार्बन एटम, और हर कार्बन एटम के फ्री वैलेंसी होते हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो एक हेक्सागोनल रिंग्स की तरह दिखता है। ठीक है, इन अ सिंगल प्लेन, तो सिंगल प्लेन में, जो सिंगल प्लेन में रहता है। एंड सच रिंग्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। ठीक है, थ्रू, और कुछ रिंग्स जो होते हैं एक दूसरे से स्टैक्ड रहते हैं, किसमें, तो इसमें जो है किसकी वजह से, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये आपका ग्रेफाइट हो गया। अब इसका डेंसिटी होता है, डेंसिटी दैट इज़ 2.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सेकेंड। ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी फील होता है टच करने में। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ, क्या होता है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया ग्रेफाइट से रिलेटेड फैक्ट, अगर ग्रेफाइट के बारे में आपको पूछ दे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे C60। तो C60 क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरिन दैट इज C60। ठीक है, कार्बन ही है। ये बहुत ही क्या होता है, पॉपुलर है, और स्टेबल फॉर्म ऑफ फुलरिन होता है। स्टेबल फॉर्म ऑफ क्या होता है, फुलरिन होता है। तो ये क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली नेचुरली अकरिंग फ्लोरीन होता है एंड कैन बी फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन सूट। इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स। इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब लिख लेते हैं कंसिस्ट ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है जो हेडिंग है, 60 कार्बन एटम्स इन 12 पेंटागॉन्स। इसमें कितने पेंटागॉन, 12, 20 हेक्सागॉन्स। कितने हेक्सागॉन, 20, लाइक अ सॉसर बॉल या फुटबॉल टाइप का, लाइक अ सॉसर बॉल। ठीक है, तो यह आपका C60 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं चेन ब्रांचेस और रिंग के बारे में। देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने आपको शुरू में बता दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपको जैसे सैचुरेटेड कार्बन्स, जिसका कुछ आपको टर्म बताऊंगा। जैसे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन होंगे वो सैचुरेटेड कार्बन होगा, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं आपको इसका जनरल फार्मूला बताऊंगा, जो कि होता है
इज इक्वल टू CnH2n+2। जैसे कि एक कार्बन हुआ, मान लो n की वैल्यू 1 है एग्जाम्पल के लिए, तो ये हो जाएगा C1H2 इंटू 1 + 1, दैट इज C1 है तो C और H कितना हो जाएगा 2 इंटू, सॉरी ये 2 है, 2 + 2 4, तो CH4, यानी कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बनाएगा। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, दैट इज़ आवर फॉर्मूला। वैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है अनसैचुरेटेड, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाए वो अनसैचुरेटेड क्या बोला जाए आपका हाइड्रो कार्बन्स लिखा गया है यहाँ पे, हाइड्रो कार्बन्स होगा, हाइड्रो कार्बन्स। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा आपका CnH2n। CnH2n, हाँ, ये किसके लिए होगा, डबल बॉन्ड के लिए, जिसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं एल्केन्स। ठीक है, एक मिनट, हाँ सॉरी, एल्कीन्स बोलते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्केन्स बोलेंगे। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला ट्रिपल बॉन्ड के लिए वो है CnH2n-2। ठीक है, जिसको हम लोग एल्काइंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है, और जहाँ पे n की वैल्यू जो है स्टार्टिंग होता है कहाँ से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या होगा आपका n का वैल्यू होगा। अच्छा, इसमें 1 नहीं होगा, इसमें 2 3 4 होगा, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 होगा। अगर ये 1 हो गया तो ये दोनों क्या है फॉर्मूला फिर CnH2 में क्या हो जाएगा आपका सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका चेन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, जैसे कि पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो पेंटेन का मतलब हो गया उसमें 5 कार्बन होंगे, यानी 1 2 3 4 5। अब कितने कितने बचे, टोटल 4 होते हैं, जो क्या बोला आपका हाइड्रोजन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो 1 2 3 H। अब यहाँ पे कितने बचे, 1 2 2 यहाँ बचा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 और इस तरफ एक बच गया 4। तो ये हो गया आपका पेंटेन का स्ट्रक्चर। पेंटेन बोल रहा हूँ तो सिंगल बॉन्ड है, इन बोलूँगा तो आपका डबल बॉन्ड होगा। वैसे ही ये हो गया आपका पेंटेन। अब मैं आपको जैसे उसी पे ही दिखाऊं, जैसे अगर स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखे कि कार्बन एक ऊपर चला गया है और हाइड्रोजन सेम उसी तरीके से लगे हैं, H H H, यहाँ भी H H H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H H H, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन बोलने का 1 2 3 4 कार्बन है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्ट्रेट चेन, और इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी ये आपका है ब्रांच्ड चेन। ठीक है, ब्रांच्ड चेन। और जो इसके पीछे वाला हमने किया है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब मैं आपको साइक्लिक कंपाउंड दिखाता हूँ कैसे होता है। साइक्लिक कंपाउंड जो कि होता है C। अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड बना है और इसमें अगर ये 1 2 तो 2 कंप्लीट करना है, H इसमें भी 2 कंप्लीट करना है, H इसमें भी 2 कंप्लीट करना है, H। तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है और इसका नाम है
प्रोपेन। तो ये होता है आपका साइक्लोप्रोपेन जो कि एक रिंग फॉर्म करता है। अब जैसे कि आपको मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाता हूँ कैसे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे होगा कि कंपाउंड का क्या है, कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कि आइसोमर्स के बारे में आपको बताऊं तो कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसको बोलते हैं आर नोन एज आइसोमर्स। मतलब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, वो हमारा क्या होता है, आइसोमर्स। और इसी फेनोमेनन एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो वैसे ही डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, द आइसोमर्स दैट्स डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है इसी को ही हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलेंगे, जो अरेंजमेंट होगा, और उसी फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3 दैट इज़ पेंटेन। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। वैसे ही जैसे इसमें 5 कार्बन और 5 कार्बन जैसे ये अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा CH3। देखो इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन इसका नाम हो गया नियोपेंटेन, उसका नाम हो गया पेंटेन। और जैसे कि अगर ब्रांच्ड हो जाए, CH3 है ये, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ से एक CH निकल गया, CH3 हो गया, और यहाँ पे CH3 हो गया। 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे ब्रांच्ड को जो लिखेंगे वो हो जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। वैसे ही नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन के बारे में, जो कि है, बेंजीन क्या होता है, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है, सबसे पहला चीज़, यानी वाटर की तरह दिखता है। पंजेंट ओडोर होता है, पंजेंट ओडोर, फ्लेमेबल होता है यानी जल जाता है, और क्या होता है आपका, वोलेटाइल होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। इच कार्बन एटम इन बेंजीन इज अरेंज्ड इन 6 मेंबर्स। ये सब चीज़ें हैं, तो मैं आपको उसको बना कर दिखा देता हूँ। C C C C C C 6 कार्बन, यहाँ 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 बॉन्ड बना, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इन है, बेंजीन है इसलिए डबल बॉन्ड, C यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ सिंगल बॉन्ड H H एंड H। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 है, हाँ। तो ये हमारे बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया है। एक हम लोग इसको इस तरीके से भी कभी कभार दिखाते हैं, ये भी हमारे बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन। उसके बाद हम लोग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ऑफ ग्रुप्स देख लेते हैं, कौन कौन से किसके किसके हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो वो क्या क्या है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें क्या क्या होते हैं आपके, OH लगा होगा। सेकंड है एल्डिहाइड ग्रुप, उसमें क्या लगा होगा आपका, CHO लगा होगा। थर्ड है कीटोन ग्रुप,
उसमें क्या लगा होगा, C डबल बॉन्ड O। फोर्थ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें COOH लगा होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, जिसमें है हेलोजन ग्रुप, उसमें लगा होगा FCl या Br या I। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, अल्कोहल वाली चीज़ें होंगी तो अल्कोहल वाली चीज़ें जैसे एग्जांपल हो गया इथेनॉल और मिथेनॉल। ठीक है, जैसे इथेनॉल का फार्मूला होता है CH3HCH3OH, इसी तरीके से मिथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH। तो देखो OH लगा है तो ये क्या हो गया आपका अल्कोहल ग्रुप यानी हाइड्रोक्साइल ग्रुप का हो गया। एल्डिहाइड में CH लगा रहता है, इसमें CHO रहता है, तो इसमें होगा मिथेनल, मिथेनल एग्जाम्पल के तौर पे, और इथेनल Al लगा है देखो। नेक्स्ट में हम लोगों का है ये कीटोन ग्रुप्स हैं, तो इसमें होता है प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH3COCH3। ठीक है, और ब्यूटेनॉन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COCH2CH3। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है, इसमें आएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का आपका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH, और मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया एक प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2COOH। वैसे ही हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन ग्रुप में आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, जिसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl जिसमें क्लोरीन लगा है, और एक हो जाएगा ब्रोमोमीथेन जिसमें ब्रोमीन लगेगा, ब्रोमोमीथेन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3Br। तो ये आपका क्या हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बोला जाए फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही जिसका जनरल फार्मूला होता है वो होमोलोगस सीरीज होता है, जो कि आपके वो वाले मैंने बताया जैसे CH4 वगैरह ये सब चीज़ें। उसके बाद नोमेनक्लेचर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है, कंबशन रिएक्शन आपको पता है, फ्लेम ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपको बताना है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में। ये क्या होगा इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको पता है सबसे पहला चीज़, ये एक कलरलेस लिक्विड होगा। ठीक है, इसका स्मेल प्लीजेंट स्मेल होगा। ठीक है, बॉइल्स कितना में बॉईल होगा, 351 केल्विन में होगा। ठीक है, मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस में न्यूट्रल टू लिटमस। ठीक है, हो गया। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले एंटी फ्रीज रेडिएटर्स में। ठीक है, पेंट्स, डाइज, मेडिसिन्स, फोर्थ सोप्स, और फिफ्थ सिंथेटिक रबर। ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। ठीक है, किसका, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सैपोनिफिकेशन।
सेपोनिफिकेशन क्या होता है? देखो, एक सोप होता है सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट का लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एक फैटी एसिड भी हम लोग बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। तो सोप जनरली मॉलिक्यूल RCONA के होता है, किस फॉर्म में होता है? RCOONA, जिसमें R हमारा क्या होता है? नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है। तो ऑयल और फैट जब वेजिटेबल, एनिमल्स ओरिजिन जो भी आपका सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन तो हाइड्रोलिसिस करता है फैट के साथ, जो कि स्लोप और ग्लिसरॉल फॉर्म में, तो दिस इज एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल इज कॉमन नोन एज सेपोनिफिकेशन। ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि व्हेन ऑयल और फैट वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन इज ट्रीटेड विथ अ कंसनट्रेटेड सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसको जो भी ऑयल या फैट होता है जिसको हम लोग कंसनट्रेटेड सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो फैट्स उससे हट जाता है। ठीक है। सोप और ग्लिसरॉल उसमें से फॉर्म होता है। दिस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉमनली नोन एज सेपोनिफिकेशन। सोप क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में आपको बताता हूँ। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, दैट इज, जैसे कि फर्स्ट 1 2 3, तो यहाँ पे जैसे ब्लैक कलर का डर्ट है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये हमारे सोप्स के पार्टिकल या पोलराइज्ड लिक्विड है। ठीक है। तो होता क्या है, व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, तो सोप मॉलिक्यूल्स यूनिकली ओरिएंट देमसेल्फ, और अपन क्या करते हैं वो उससे ओरिएंट यानी उसमें एक रिएक्शन कराते हैं और क्या करते हैं, स्फेरिकल शेप का मिसल्स यानी देखा होगा आपने वो झाग बनाता है। ठीक है। तो ये जो रेड कलर के हैं मेरे, वो हैं मेरे सोप मॉलिक्यूल्स। ये ब्लैक कलर में जो है दैट इज़ माय डर्ट, और ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो मेरा क्लॉथ का फैब्रिक है या मेरे कपड़े हैं। तो क्या करता है, जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट और टेल ऑफ सोप होता है ना, वो अट्रैक्ट होता है डर्ट की तरफ, यानी ये जो टेल है जो इसके पीछे का, वो क्या है, डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। डर्ट या कोई भी ऑयल होता है जो भी फैब्रिक में लगा होता है, तो वाइल द पोलरिक हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ फैट, तो उसमें क्या होता है, या तो CO या Na+, जो कि अट्रैक्ट होता है टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि ये पोलर हेड बिटवीन टूवर्ड्स, तो इसके जो आगे है इसको हम लोग पोलर हेड बोलते हैं, और ये जो पीछे की तरफ है जो डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो यही टेल जो है इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स डर्ट यानी डर्ट की तरफ, और द एजिटेशन और स्क्रबिंग ऑफ फैब्रिक, उसके बाद जब एजिटेशन या स्क्रबिंग होता है तो जो ये डर्ट होता है ना, जैसे कि ये हमारा फैब्रिक है, तो जैसे कि इस डर्ट को ये जो हमारा सोप का क्लींजिंग एजेंट है वो अपने साथ बाहर निकाल के ले जाते हैं। तो इसी तरीके से आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है, जो कि इसका जो एक सोडियम जैसे सोप का कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है वो डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, फिर आप स्क्रबिंग या वॉशिंग मशीन या किसी में भी आप यूज़ करते हैं, तो ये जो सारे जो भी सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, आप डर्ट के पास चले जाते हैं, और कोई भी एक्शन जो भी आपके धोने से होता है उससे क्या है कि डर्ट को खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो यही क्या है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है। लास्ट है जो है कि है हमारा हार्ड वाटर, दैट इज़ हार्ड वाटर हमारा होता है जिसमें सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम मिले रहते हैं। ठीक है। हार्ड वाटर होने की वजह से आपका क्या है, जो भी पैसे हैं, कि जैसे कि वाटर अगर हार्ड रहेगा तो कपड़े जैसे आपके, हाँ, आपके डिटर्जेंट्स वगैरह के खर्चे जैसे सर्फ वगैरह के ये सब के आपके बढ़ जाएंगे। तो यही हमारा क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। जैसे कि 2C17, एक मिनट, 2C17 H35 COONA प्लस MgCl2
that gives C17H35COO, that is 2 Mg plus 2 NaCl, ये बनाता है आपका हार्ड वाटर का। ठीक है, तो दिस प्रेसिपिटेट स्टिक टू, जो भी ये प्रेसिपिटेट रहता है स्टिक टू फैब्रिक बीइंग वॉश्ड एंड हेंस इंटरफेयर विथ क्लीनिंग एबिलिटी टू द सोप, देयरफॉर अ लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड हो जाता है जब अगर वाटर हार्ड रहे। तो आपका जो क्या बोला जाए खर्चा है, किसके खर्चा जो है बढ़ जाता है, किसमें, डिटर्जेंट पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हार्ड वाटर का एक, अगर आपको पूछे कि हार्ड वाटर से ज़्यादा क्या होगा तो यही चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज हमने इससे कंप्लीट किया है। ठीक है, थोड़ी क्लास लंबी हो गई क्योंकि मेरे को इसको एक ही क्लास में कंप्लीट करना है, 2 क्लास नहीं खींचना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनको मैं और लाऊंगा समराइज़ करके, जिसको हम पढ़ेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी क्लास में हम निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले हमारे सारे वीडियोस बन जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।